जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? माई ऑडिबल? जय हिंद एवरीवन। आप प्लीज़ एक बार चेक कर लें सबसे पहले कि मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही। वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही, वॉइस आ रही कि नहीं आ रही, प्लीज़ बताइए मुझे। क्योंकि मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ तो मैं स्टिल नॉट वेरी श्योर कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। ओके, ठीक है, फाइन। ऑल क्लियर, वेरी गुड। तो आज का हम टॉपिक शुरू करेंगे जहाँ पे हमने कल ख़त्म किया था, जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि जो लास्ट टॉपिक ख़त्म करते हैं वहीं से टॉपिक शुरू करते हैं। राजपूत पीरियड की कल हम बात कर रहे थे, और राजपूत पीरियड की बात करने के प्रोसेस में कल हमने अर्ली राजपूत पीरियड की कुछ मेजर डायनेस्टीज़ और उनके कुछ मेजर रूलर्स को देखा था, है ना। हमने बात करी थी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की, हमने बात करी थी राष्ट्रकूट डायनेस्टी की, और हमने बात करी थी, किसकी बात करी थी हमने? पाल डायनेस्टी की। इन तीनों डायनेस्टीज के बारे में हमने बात करी थी और हमने देखा था कि तीन बड़े किंगडम्स का इमर्जेंस होता है पोस्ट गुप्ता एज में या पोस्ट हर्षवर्धन एज के अंदर। सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, डेक्कन इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में। लेकिन मैंने कल ये भी आपको बताया था कि राजपूत पीरियड हम दो पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़ते हैं, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट फेज जो कि अर्ली राजपूत फेज होता है, जो शुरू होता है 650 ईडी से 950 ईडी के बीच में। और जो सेकंड फेज है या लेटर राजपूत फेज है, जो 950 ईडी से लेके 1206 ईडी के बीच में होता है। आज हम उस सेकंड फेज की तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा, वो मेन फोकस रहेगा इंपीरियल चोलास के ऊपर। इंपीरियल चोलास आज का मेन टॉपिक रहेगा, लेकिन पिछले टॉपिक को भी हम आगे बढ़ाएंगे। इंपीरियल चोलास क्या थे और क्या ये इसमें हम चीज़ें कवर करेंगे, वो तो हम आगे चैप्टर में डिस्कस करना शुरू करेंगे। लेकिन जहाँ से कल हमने चीज़ें ख़त्म करी थी, आज वहीं से हम शुरू करते हैं। और शुरुआत करते हैं राजपूत पीरियड आफ्टर 10th सेंचुरी एडी, राजपूत आफ्टर 10th सेंचुरी एडी। कौन कौन सी मेजर डायनेस्टीज थी, और कौन कौन सी मेजर रूलर्स थे, क्या क्या उनके अचीवमेंट्स थे, एक एक करके बात करते हैं। अभी जो नक्शा है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है ये डायनेस्टीज आप सभी के लिए, इसीलिए मैंने इसके लिए कोई आपको कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, कुछ नोट्स नहीं जैसा बनाया, लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है। और इसीलिए मैं आपको इस नक्शे के ऊपर ये बताने की कोशिश करूंगा कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कहाँ कहाँ कौन कौन सी डायनेस्टीज, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी डायनेस्टीज रूल किया करती थी। तो एक एक करके हम बात करेंगे। मेरी आवाज़ ठीक से आ रही कि नहीं आ रही सभी को? बड़ी प्रॉब्लम हो रही है 2 दिन से। क्या मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही आप सभी को ठीक से? प्लीज़, आई एम आस्किंग, गिव मी ऑनेस्ट रिव्यूज अबाउट माय वॉल्यूम ऑफ वॉइस। ओके, ठीक है। तो ये 10th सेंचुरी एडी के बाद में जो भारत था, इस 10th सेंचुरी एडी के बाद भारत में जहाँ राष्ट्रकूट्स का डिक्लाइन हुआ, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, और साथ ही साथ पाल डायनेस्टी का भी डिक्लाइन हुआ। तो इनके डिक्लाइन के साथ ही बहुत सारी छोटी पावर्स का इमर्जेंस होता है। अब ये जो छोटी पावर्स का इमर्जेंस होता है, ये कौन कौन सी छोटी पावर्स थी? अभी मैं छोटी पावर्स इनको इसीलिए कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत छोटी पावर्स थी। मैं ये छोटी पावर्स वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इनमें से कोई भी पैरामाउंट पावर नहीं थी। कोई भी ऐसी पावर नहीं थी जो इंडिया के 1/3 हिस्से के ऊपर भी रूल कर रही हो, और इसीलिए इनको हम स्मॉल साइज किंगडम्स कहेंगे। तो ये स्मॉल साइज किंगडम्स जो है, ये कौन कौन से स्मॉल साइज किंगडम्स थे नॉर्थ टू साउथ, एक बार हम सारे किंगडम्स को देखेंगे।
सबसे पहले टू द टॉप ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट, जो मौजूदा पाकिस्तान है और अफगान उससे लगते हुए अफगानिस्तान के जो इलाके हैं, यहाँ पे रूल करती थी हिंदू शाही डायनेस्टी। अरब लिटरेचर्स और पर्शियन लिटरेचर्स के हिसाब से हमको ये बात पता चलती है कि एक हिंदू शाही डायनेस्टी थी जो कि रूल किया करती थी वहाँ पे जहाँ आज पाकिस्तान का पंजाब है, जहाँ आज पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, और जहाँ पे आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लगते हुए इलाके हैं। तो ये सारी जो जगह थी, ये हिंदू शाही डायनेस्टी के नाम से या हिंदू शाही डायनेस्टी के कंट्रोल में थी। कश्मीर के इलाके में भी हिंदू शाही डायनेस्टी का रूल था। वेस्टर्न कश्मीर के इलाके में भी हिंदू शाही डायनेस्टी का रूल था। पंजाब के इलाके में भी हिंदू शाही डायनेस्टी का रूल फैला हुआ था। फिर इस हिंदू शाही डायनेस्टी के बाद में जो अगली डायनेस्टी हम देखते हैं, जो कि अगेन प्रेजेंट डे पंजाब हरियाणा के इलाके में आती है, इसे हम कहते हैं तोमर डायनेस्टी। इस इलाके में तोमर्स एक इम्पॉर्टेंट पावर थे और तोमर डायनेस्टी यहाँ पे रूल किया करती थी। ठीक है। अब तोमर डायनेस्टी के बाद में अगली डायनेस्टी की बात करते हैं हम, तो प्रेजेंट डे ईस्टर्न राजस्थान के इलाके में चौहान डायनेस्टी, इनका इमर्जेंस हुआ था गुर्जर प्रतिहार के डिक्लाइन के बारे में। गुर्जर प्रतिहार के डिक्लाइन के बाद में चौहान्स का भी इमर्जेंस हुआ था। चौहान्स ओरिजिनली गुर्जर प्रतिहार के फ्यूडेटरीज ही हुआ करते थे। सिमिलरली जो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के रीजन्स हैं, यहाँ पे गहड़वाल डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। और प्रेजेंट डे मालवा रीजन या प्रेजेंट डे वेस्टर्न मध्य प्रदेश रीजन के अंदर हुआ करता था रूल परमार डायनेस्टी का। साथ ही साथ गुजरात के इलाके में रूल हुआ करता था चालुक्य डायनेस्टी का। देखिए ये जो चालुक्य हैं, ये वो वाले चालुक्य नहीं है जिनकी हमने बात करी थी, जो पुलकेशिन सेकंड की बात हमने करी थी, जिन्होंने डिफीट किया था हर्षवर्धन को। ये एग्जैक्टली वो वाले चालुक्य रूलर्स तो नहीं है, लेकिन ये उसी चालुक्य फैमिली की एक ब्रांच थी जिसको वेस्टर्न चालुक्य कहते थे, जिन्होंने प्रेजेंट डे गुजरात के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जिन्होंने प्रेजेंट डे गुजरात के अंदर एक इम्पॉर्टेंट किंगडम, एक लार्ज किंगडम एस्टैब्लिश किया था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो ये सेंट्रल इंडिया का इलाका है, ईस्टर्न मध्य प्रदेश का इलाका, यहाँ पे कलचुरी डायनेस्टी रूल किया करती थी। ये भी एक बड़ी डायनेस्टी थी, कलचुरी डायनेस्टी, जो कि छत्तीसगढ़ और उससे लगते हुए मध्य प्रदेश के इलाके में रूल किया करती थी। साथ ही साथ एक और डायनेस्टी के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो बुंदेलखंड के रीजन है, गहड़वाल डायनेस्टी के नज़दीक, वहाँ पे चंदेल डायनेस्टी रूल किया करती थी, जो कि जानी जाती है अपने ग्रैंड आर्किटेक्चर के लिए, जिनकी आज हम आगे बात भी करेंगे। और फर्दर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो पहले तो पाल्स रूल किया करते थे, और पाल्स के बाद में सेन डायनेस्टी बिहार और बंगाल, पर्टिकुलरली बंगाल के इलाके में रूल किया करते थे। तो ये जो पूरा नॉर्दर्न इंडिया था ना, इस नॉर्दर्न इंडिया के अंदर सेन डायनेस्टी, बिहार बंगाल में गहड़वाल डायनेस्टी, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के इलाके में तोमर डायनेस्टी, पंजाब हरियाणा के रीजन में चौहान डायनेस्टी, ईस्टर्न राजस्थान के इलाके में परमार डायनेस्टी, वेस्टर्न मध्य प्रदेश के इलाके में चालुक्य डायनेस्टी, गुजरात में हिंदू शाही डायनेस्टी, नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इलाके में रूल किया करती थी। तो ये जो सारी की सारी डायनेस्टी थी, ये राजपूत डायनेस्टीज के नाम से जानी जाती थी। और इसीलिए मैंने इनको छोटे किंगडम्स या छोटी पावर्स कहा, क्योंकि इतने बड़े हिस्से में बहुत सारी अलग अलग पावर्स रूल किया करती थी। अब देखो यार, आप मेरे को बार बार बोल रहे हो कि लो वॉइस है, लो वॉइस है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी लो वॉइस तो नहीं है, और फिर जब मैं एक्नॉलेज करने के लिए आपको बोल रहा हूँ तब आप बोल रहे हो कि ऑल क्लियर है, तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ। प्लीज़ मुझे वापस बताइए, अब मैं और कितनी ज़ोर से कहूँ। प्लीज़ एक्नॉलेज मी वंस अगेन।
इन अ बंच। कोई कह रहे हैं ऑल क्लियर है, वॉइस लो है। सही है, वॉइस लो है। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि हो सकता है शायद लो वॉइस है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो हो सकता है वो वॉइस वैसी नहीं आ पा रही होगी जैसी पहले आती है। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पिच में बोलने की कोशिश करूँ। मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो ये राजपूत आफ्टर 10th सेंचुरी एडी का पॉलिटिकल मैप मैंने आपको बताया है। ये पॉलिटिकल मैप है। इसके नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपके फैमिलराइजेशन के लिए मैंने आपको बताया। अब देखिए, इतनी सारी डायनेस्टीज थी, और इतनी सारी डायनेस्टीज के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे रूलर्स हुए थे, क्योंकि हम जब भी कोई बड़ी डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं, उस डायनेस्टी के बारे में बात करने के साथ साथ हम उस डायनेस्टी के किसी इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर, क्योंकि जैसे मैं बार बार आपको फोकस कर रहा हूँ, कल भी मैंने इस बारे में आपको बताया था कि हम लोग जो है कुछ चीज़ों को सरफेस लेवल पे छूते हुए चलेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती, पर क्योंकि हिस्ट्री का हिस्सा है तो हम उसको एब्सोल्युटली छोड़ नहीं सकते कि हम उस चैप्टर को ही जंप कर जाएं, ऐसा हम नहीं करेंगे। इसीलिए मैं बहुत सारे चैप्टर्स के बहुत सारे पॉइंट्स को सरफेस लेवल पे टच करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि हम उन इम्पॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर पहुंच सकें जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो भी आपकी जो बात है ना कि नोट्स वगैरह की, तो मैं जहाँ जहाँ पर भी आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वहाँ पे बहुत प्रॉपरली नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, चाहे लिख के करूँ या टाइप्ड करूँ। लेकिन जहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मैं वहाँ पर सरफेस लेवल पर टच करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। इस बात को ध्यान रखो, बहुत अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मॉडर्न के लिए मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रहे। और इसीलिए यहाँ पे हम सरफेस लेवल पे टच करके आगे बढ़ रहे हैं। जंप भी कर सकते थे हम इसको, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है कि हम हिस्ट्री के किसी भी टॉपिक को जंप करके आगे बढ़ जाए, भले उसको सरफेस लेवल पे ही क्यों ना टच करें। अब ये जो ये राजपूत डायनेस्टीज है बहुत सारी, इनमें एक नहीं बहुत सारे रूलर्स हुए, और एक से एक रूलर्स हुए। लेकिन फिर बात वही है कि अगर हम एक एक रूलर और उनके अचीवमेंट के बारे में बात करने बैठ जाएंगे, तो यही चैप्टर 2-3 दिन चल जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या, मैंने ये तय किया है कि मैं इन सारी डायनेस्टीज में जितने भी मेजर रूलर्स हैं सबको स्किप करूंगा। लेकिन सबको स्किप करने के साथ साथ एक रूलर, कोई एक, मेरे मन में था कि मैं कोई एक रूलर के बारे में डिस्क्राइब करूं आपको, जो कि आउटस्टैंडिंग हो, दूसरों से बहुत अलग हो। और इसीलिए मैंने एक रूलर को चुना है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो इस दौर का एक आउटस्टैंडिंग रूलर था, जो कि जिसके बारे में भारत में ज़्यादा लोग जानते नहीं है। ऐसा नहीं कि उनका नाम नहीं सुना हुआ है, नाम तो सुना हुआ है, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उन रूलर्स की, उनके अचीवमेंट की। तो ऐसे ही एक रूलर है जो कि, जिनको मैंने नाम दिया है द ग्रेट राजा भोज। और इनकी एक बहुत बड़ी मूर्ति भी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ये साथ में एक नक्शा मैंने अटैच किया है। नक्शा अटैच करने की वजह ये है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये किस इलाके में रूल करते थे, कौन सा वो एरिया था जहाँ पे ये रूल करते थे। तो अगर हम एरिया की बात करें, दिस वॉज द रीजन वेयर ही रूल्ड। ये इलाका था छोटा सा इलाका जहाँ पे ये रूल किया करते। तो बहुत बड़ा इलाका नहीं है। तो देखा जाए कि जितनी बड़ी बड़ी एम्पायर्स और डायनेस्टीज हमने देखी भारत के इतिहास में, उसके हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है। अब फिर भी राजा भोज की हम बात करते हैं। मैंने, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि राजा भोज को मैंने चुना है कि मैं आज आपको राजा भोज के बारे में बताऊंगा, जितना भी मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल सही अतुल, आपने कहा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये जो कहावत है ना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये कहावत एक्चुअली उसी पीरियड से आई है। जो राजा भोज का पीरियड था, वहाँ पे राजा भोज का एक अचीवमेंट हुआ था। गांगेय देव तैलम नाम के राजा को राजा भोज ने एक गांगेय देव तैलम नाम का राजा था, जिसने राजा भोज को हराने के लिए अलायंस किया था दूसरे राजाओं के साथ मिलके। लेकिन राजा भोज ने उसको डिफीट कर दिया था। और क्योंकि राजा भोज ने उसको डिफीट कर दिया था, इसीलिए ये कहावत तब से ही चल निकली थी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये गंगू तेली गंगे देव तैलम राजा था कलचुरी डायनेस्टी का, जिसको डिफीट किया था राजा भोज ने। और ये जो फोटो आप देख रहे हो ना,
ये फोटो राजा भोज का फोटो, फोटो नहीं ऑब्वियसली, ये आप जो देख रहे हो वो फोटो है, लेकिन ये है एक स्टैच्यू। ये स्टैच्यू प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल के अंदर लेक के किनारे बना हुआ एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैच्यू है, जो राजा भोज को जैसे वो थे ना ओरिजिनल दिखाने की एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है ये आर्किटेक्ट का। इन्होंने बहुत ही अच्छी कोशिश करी, राजा भोज जैसे दिखते थे वैसा का वैसा, जो डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है राजा भोज के बारे में, भोज प्रबंध और दूसरे लिटरेचर्स के थ्रू, बिल्कुल उसी के हिसाब से राजा भोज को बनाने की कोशिश की। जैसे कि राजा भोज के बारे में एक बात क्लियर है कि राजा भोज की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो बहुत टॉल नहीं थे। अगर आप इस मूर्ति को देख रहे हो तो इतनी एक्यूरेटली बनाई है, वैसे तो मूर्ति बहुत बड़ी है, लेकिन एक कद काठी अगर आप देखोगे तो आपको एक मीडियम हाइटेड या शॉर्ट मीडियम हाइटेड पर्सन की कद काठी लगेगी, जो बिल्कुल वैसा बनाने की इसको कोशिश करिए। प्रेजेंट डे भोपाल में अगर आप जाओगे तो झील के किनारे ही ये मूर्ति अलग ही दिखाई दे जाती है। अब दरअसल ऐसा क्यों है कि मैंने राजा भोज को ही चुना? क्या खास बात है राजा भोज के अंदर? तो बहुत सारी खास बातें हैं राजा भोज के अंदर, एक एक करके उनके अचीवमेंट्स के बारे में देखते चलो। पहले अचीवमेंट्स से पहले मैं आपको उनके बारे में थोड़ा यूं ही बताना शुरू करता हूँ। एक कहानी तो मैंने आपको राजा भोज से जुड़ी हुई पहले ही सुनाई थी। वो कहानी थी जब ये बहुत छोटे बच्चे थे और जब इनका सर बहुत ज़्यादा दुखता था, और इनके पेरेंट्स एक ऐसे स्टेट में पहुंच गए थे कि वो सोच रहे थे कि बच्चे को मार डालें, क्योंकि परेशान रहता था बच्चा। तब उज्जैन से दो सर्जन्स आए थे और उन सर्जन्स ने उस बच्चे के दिमाग का सर्जरी, उसके हेड की सर्जरी करके उसमें से दो ट्यूमर्स निकाले थे और उस बच्चे को ठीक कर दिया था। वो बच्चा ना सिर्फ ठीक हुआ, बल्कि एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी किंग बना आगे चल के, जो राजा भोज के नाम से जाना गया था। इस बच्चे ने शुरू से इस बात के इंपॉर्टेंस को समझ लिया था कि नॉलेज क्या है, नॉलेज का इंपॉर्टेंस क्या होता है, नॉलेज लाइफ के अंदर कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये वही ज्ञान था ना भाई, कुछ सर्जन्स थे जिनको मेडिसिन का ज्ञान था, जिसकी वजह से इनकी जान बच पाई, नहीं तो इनके पेरेंट्स तो इनको मारने की तैयारी कर चुके थे। बचपन से इस बच्चे ने नॉलेज की वैल्यू को समझ लिया और लाइफ लॉन्ग नॉलेज के क्वेस्ट में ही लगा रहा। ये एक वॉरियर भी थे, ये एक अच्छे पॉलिटिशियंस भी थे, लेकिन सबसे यूनिक बात जो इनको दूसरे राजाओं से बहुत अलग करती है वो है इनका नॉलेज का क्वेस्ट। ये बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे, लेकिन ये जो नॉलेजेबल पर्सन थे, एक मिनट, मेरी आवाज़ अभी ठीक है? हेलो, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? हेलो, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? ओके, ठीक है। तो नॉलेज का क्वेस्ट इनको दूसरे राजाओं से अलग करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके कोई अचीवमेंट्स नहीं थे, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स नहीं थे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अचीवमेंट इनका या मिलिट्री अचीवमेंट इनका ये था कि इन्होंने प्रेजेंट डे महाराष्ट्र के रत्नागिरी के इलाके को जीत लिया था। अपने इलाकों से बहुत आगे एक्सपेडिशन करते हुए रत्नागिरी के इलाके को जीत लिया था। रत्नागिरी के इलाके प्रेजेंट डे बॉम्बे यानी कि मुंबई से लेके गोवा के बीच का जो कोस्टल महाराष्ट्र का इलाका है, इसे रत्नागिरी के इलाके कहते हैं। और ये इलाके बहुत मशहूर है। एक तो अपनी नेचुरल सीनिक ब्यूटी के लिए इलाके बहुत मशहूर है। यहाँ से एक रेलवे लाइन गुजरती है, उस रेलवे लाइन को बोलते हैं कोंकण रेलवे। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे लाइंस इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे सुंदर रेलवे लाइंस में से एक है ये। आपको कभी लाइफ में मौका मिले तो आप ज़रूर जाना, एनडीए अगर आप जाओगे तो एनडीए से तो नज़दीक ही है ये रत्नागिरी के इलाके। यहाँ के आम भी बहुत मशहूर हैं। कौन से आम मिलते हैं रत्नागिरी में, कोई बता सकता है? कमेंट करके बताना मुझे जल्दी से, देखता हूँ सबसे पहला कमेंट किसका आता सही आंसर वाला। रत्नागिरी के कौन से आम मशहूर है? रत्नागिरी कौन से आम मशहूर है? देखता हूँ सबसे पहला करेक्ट आंसर कौन देते हैं आप में से। वेरी गुड, हापूस, राहुल यादव, बहुत बढ़िया। आम के शौकीन हो आप। तो ये रत्नागिरी जो है ना, ये रत्नागिरी के इलाके को इन्होंने जीत लिया। और ये रत्नागिरी के इलाके चालुक्य टेरिटरी का हिस्सा हुआ करते थे। तो ये पहला इनका, जब ये रूलर बने थे ना,
लगभग 1010 एडी में ये रूलर बने थे, और रूलर बनने के बाद इनका ये पहला अचीवमेंट था कि इन्होंने रत्नागिरी के इलाके को जीत लिया था, अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड कर दिया था, नॉर्दर्न महाराष्ट्र के अंदर रत्नागिरी के इलाके तक एक्सपैंड कर दिया था। लेकिन राजपूत पीरियड में कभी भी कोई पावर पूरी तरह से, एक जिसको हम कहते हैं ना कि वो वर्ड मैं यूज करता हूँ कि पैरामाउंट पावर यूज बन नहीं पाई। तो यहाँ पर वजह ये थी कि अगर कोई एक रूलर अचीवमेंट करता भी था तो दूसरा रूलर उसके अचीवमेंट को काउंटर अटैक करके नलीफाई कर देता था। तो यही हुआ, चालुक्यास ने जब देखा कि इन्होंने रत्नागिरी के इलाके को जीत लिया है तो इन्होंने काउंटर अटैक कर दिया, और काउंटर अटैक करके यहाँ से कट ऑफ कर दिया परमार्स को, जिसकी वजह से ये इलाका वापस हाथ से निकल गया परमार्स के। राजा भोज के इलाका वापस हाथ से निकल गया, और वापस वो लिमिटेड हो गए अपने वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न मध्य प्रदेश के इलाके तक। अब इसके बाद में चालुक्य यहीं पे नहीं रुके, चालुक्यों ने हमला कर दिया इनकी राजधानी के ऊपर। इनकी राजधानी धार हुआ करती थी। आज मध्य प्रदेश के वेस्टर्न इलाके में एक छोटा सा शहर है जिसको भारत में रेयरली कोई जानता है, बहुत ही छोटा सा शहर है धार, जो कि उस वक्त राजा भोज की राजधानी हुआ करती थी। उसके ऊपर हमला करके चालुक्यों ने उसको जीत लिया। मैं राजा भोज की बात कर रहा हूँ, द ग्रेट राजा भोज, जो मैंने लिखा हुआ है, और मैं उनके अचीवमेंट बता रहा हूँ। और उनके अचीवमेंट बताने की प्रोसेस में सबसे पहली चीज मैं बता रहा हूँ कि वो अपनी कैपिटल लूज कर जाते हैं। चालुक्य उनके ऊपर हमला करते हैं और धार को जीत लेते हैं। राजा भोज अपने आप को बचाने के लिए उज्जैन की तरफ भागते हैं, चालुक्य वहां पे भी उनका पीछा करते हैं और उज्जैन को भी जीत लेते हैं। उनकी किंगडम के दो बड़े शहर, एक धार और एक उज्जैन, दोनों ही जीत लिए जाते हैं। राजा भोज साउथ राजस्थान की तरफ चले जाते हैं, अपने फ्यूडिटरीज को इकट्ठा करते हैं काउंटर अटैक करने के लिए। तो यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे कि इन्होंने अपनी कैपिटल तक खो दी थी। अपना एक बड़ा टाउन उज्जैन, जो कि भारत का भी एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, उसे भी खो दिया था। बट ही बाउंस्ड बैक फ्रॉम दैट। वो वापस आते हैं, मेक्स अ कम बैक। वो अपने फ्यूडिटरीज को इकट्ठा करते हैं, अब ये काउंटर अटैक करते हैं, और एक काउंटर अटैक करके उज्जैन को भी छुड़ा लेते हैं चालुक्यों से, और साथ ही साथ ये धार यानी कि अपनी कैपिटल को भी छुड़ा लेते हैं। तो यहाँ पे स्कोर सेटल हो जाते हैं कि पहले राजा भोज ने रत्नागिरी पे हमला किया चालुक्यों की टेरिटरी के ऊपर और उसको जीत लिया। बदले में चालुक्यों ने इनके ऊपर हमला किया, रत्नागिरी छुड़ा लिया और इनकी राजधानी को जीत लिया। फिर राजा भोज काउंटर अटैक करेंगे, और राजा भोज काउंटर अटैक करके अपने टाउन्स को दोबारा छुड़ा लेते। तो जो चीज़ें जहाँ से शुरू हुई थी राजा भोज के लिए पॉलिटिकल एक्सपेंशन की, वो चीज़ें वहीं पे आके वापस रुक जाती। अब इसमें अचीवमेंट वाली क्या बात है? तो अब अचीवमेंट इसके बाद शुरू होता है। राजा भोज को ये बात का रियलाइजेशन होता है, राजा भोज को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि यार मेरी कैपिटल खतरे में, दुश्मन आ गया और दुश्मन ने आके मेरी कैपिटल को जीत लिया, इजीली जीत लिया, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आई। दुश्मन की एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है मेरी कैपिटल तक, और इसीलिए उन्होंने कुछ ग्रेट कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे करवाए, और यही कंस्ट्रक्शंस उनके अचीवमेंट का हिस्सा है। जैसे कि आप दूसरे फोटोग्राफ्स में देख सकते हो, यहाँ पे दो बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ्स हैं। एक फोटोग्राफ जो है, दिस इज द लेक ऑफ भोपाल, एंड दिस इज द फोर्ट ऑफ मांडव। ये दो बेहतरीन आर्किटेक्चरल एविडेंसेस हमको देखने को मिलते हैं राजा भोज की तरफ से सेंट्रल इंडिया के अंदर। अब इन दोनों का क्या खासियत है? सबसे पहले बात करेंगे फोर्ट ऑफ मांडवगढ़ की। देखिए क्या हुआ था कि जो चालुक्यास ने हमला किया था, ये हमला चालुक्यों ने नर्मदा नदी के किनारे से किया था, और नर्मदा नदी के किनारे से विंध्याचल माउंटेन्स के कगार पे चलते चलते सीधी चढ़ाई कर दी थी धार के ऊपर। और इसीलिए राजा भोज ने एक बहुत बड़ा फोर्ट बनवाया था, एक बहुत बड़ा किला बनवाया था। जो किला एक इम्प्रेग्नेबल पहाड़ों के अंदर बनाया हुआ किला था, उसे ही मांडव का किला कहा जाता है। राजा भोज कन्नौज में भी रूल करते थे? नहीं। वो जो भोज नाम आपको मिलता है ना दूसरा,
वो मिहिर भोज का नाम है। ये जो मिहिर भोज थे, ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर थे। कुछ वक्त तक उन्होंने कन्नौज के अंदर रूल किया था। तो मिहिर भोज इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी एंड राजा भोज इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी। तो इन्होंने इन पहाड़ों के अंदर एक मजबूत किले का निर्माण किया था कि अगर कोई पहाड़ों की तरफ से चढ़कर भी सेना आती है तो वो सेना इन किलों के अंदर रोकी जा सके, ताकि वो धार तक नहीं पहुंच सके। धार की जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी थी कि ये नर्मदा रिवर है, और ये नर्मदा रिवर के पास में, मेरी ड्राइंग तो बहुत ही खराब है, ये पहाड़ है और यहाँ से बह रही है नर्मदा रिवर। अब नर्मदा रिवर क्रॉस करके अगर कोई आर्मी पहाड़ चढ़ जाती, तो पहाड़ चढ़ने के बाद यहाँ पे सपोज ये धार सिटी है तो सीधे धार के ऊपर हमला हो सकता था। यही चालुक्याज ने किया था। राजा भोज ने बिल्कुल पहाड़ की इस कगार पे एक बड़ा फोर्ट बनाया था, एक बड़ा किला बनाया था, ताकि अगर कोई आर्मी यहाँ से चढ़ के आगे बढ़ती है तो यहीं पे रोक दी जाए, कैपिटल तक नहीं पहुंच पाए। और यही फोर्ट ऑफ मांडव है, जहां पर इन्होंने चालुक्यों को रोकने के लिए एक मजबूत किला बनाया था। बाद में इन्हीं के बनाए हुए इस फाउंडेशन के ऊपर मालवा के अंदर एक सल्तनत डेवलप हुई थी। उस मालवा की सल्तनत ने बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस करवाए। राजा भोज का आर्किटेक्चर इतना सस्टेनेबल था कि उनके बनाए हुए फाउंडेशंस के ऊपर आज भी बड़ी बड़ी इमारतें वहां पर खड़ी हुई है। सेंट्रल इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है आज की तारीख में मांडव। तो आप कभी आए यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ के सारे फाउंडेशंस, यहाँ की सारी बिल्डिंग्स अब राजा भोज की नहीं है, लेकिन लगभग सारी बड़ी बिल्डिंग का फाउंडेशन राजा भोज का बनाया हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग होल्ड उन्होंने सेंट्रल इंडिया के अंदर बनाया। सिमिलरली अपने एम्पायर के ईस्ट में, इनके एम्पायर का जो ईस्टर्न हिस्सा था, ये प्रेजेंट डे भोपाल और उसके आसपास के इलाकों तक फैला हुआ था, और यहाँ से चंदेल डायनेस्टी की टेरिटरी लग जाती थी। तो प्रॉब्लम ये थी कि भाई यहाँ से चालुक्यों से तो बच गए, क्योंकि आपने एक बड़ा किला बना लिया जहां से चालुक्य एक्सेस कर सकते थे, लेकिन चंदेल भी तो एक्सेस कर सकते थे ईस्ट की तरफ से, वो भी एक बड़ी पावर थे। तो उनसे बचने के लिए क्या किया जाए? तो उनसे बचने के लिए राजा भोज ने झीलों का निर्माण किया। अभी झीलों का निर्माण क्यों किया राजा भोज ने? दरअसल बात ये थी कि आज के भोपाल के आसपास के इलाकों में उन्होंने अपनी सैनिक छावनियां बनवाई, अपने आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स को वहां पे डिप्लॉय करके रख दिया, ताकि चंदेलों की तरफ से कोई इन्वेजन होता है तो उसको वहीं चेक किया जा सके। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये थी वहां पे कि वहां पे इतने सारे लोगों के लिए, इतने सारे सैनिकों के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए पीने के लिए सफिशिएंट पानी नहीं था, और पानी की व्यवस्था करनी थी। और तब राजा भोज ने एक डैम का निर्माण किया। इसको मैंने इसीलिए हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि ये डैम आज भी एक मेजर सोर्स ऑफ वाटर है भोपाल जैसे बड़े शहर के लिए। उस समय का बनाया हुआ एक डैम आज भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि वो उस वक्त हुआ करता था। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इधर एक सड़क है, इधर कुछ पहाड़ हैं, और इस पहाड़ और सड़क इन दोनों के बीच में एक डिप्रेशन है लैंड का। और यहीं पर उन्होंने एक वॉल बनाई थी, और उस वॉल को बना के बारिश के पानी को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा तालाब बनवा दिया था। और ये जो तालाब था, ये तालाब नहरों के द्वारा पानी पहुंचाता था उन मिलिट्री कैंटोनमेंट्स तक जहां पर सैनिक और उनके परिवार रहते थे। और इस तरह से इन्होंने ये इंश्योर किया कि लार्ज नंबर्स में इनके सोल्जर्स, इनकी आर्मी की टुकड़ियां अपने ईस्टर्न फ्रंटियर्स पे रह सके। ये सारी इंजीनियरिंग राजा भोज के दिमाग की, इनके खुद के दिमाग की उपज थी। राजा भोज ने ये किसी से करवाया नहीं था। राजा भोज ने चाहे इस पोर्ट का निर्माण करवाने की बात हो या फिर इस डैम की इंजीनियरिंग की बात हो, ये सारे ही काम राजा भोज ने खुद ही की देखरेख में करवाए थे। ये एक ब्रिलियंट आर्किटेक्चर थे। और इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी थी आगे, जिसकी हम बात करेंगे। तो ये दो बड़े अचीवमेंट्स राजा भोज के थे जो आज भी आप देख सकते हो। इनफैक्ट जो भोपाल शहर है आज, इस भोपाल शहर को उस जमाने में, राजा भोज के जमाने में, वो शहर नहीं था, वो तो एक मिलिट्री कैंटोनमेंट हुआ करता था। उसको कहते थे भोजताल, क्योंकि राजा भोज का बनाया हुआ तालाब था यहाँ पे, इसलिए उसको भोजताल बोला करते थे। बाद में ये भोजताल ग्रेजुअली भोपाल बन गया, और इस तरह से वो नाम एग्जिस्टेंस में आता है।
तो भोपाल शहर तो पूरी तरह से राजा भोज का ही बनाया हुआ है। और धार के पास में ये जबरदस्त फोर्टिफिकेशन, ये बहुत बड़ा फोर्टिफिकेशन है। अगर कभी आपको मौका मिले इस इलाके में घूमने का तो आप देखोगे तो आप दिन भर घूमोगे थक जाओगे, इतना बड़ा फोर्टिफिकेशन है ये भी राजा भोज का ही बनाया हुआ एक मिरेकल था। ये दो बेहतरीन आर्किटेक्चरल, ये भारत में ऐसे रूलर्स बहुत हुए जिन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस करवाए हों, लेकिन भारत में ऐसे बहुत कम रूलर्स हुए जिन्होंने खुद की देखरेख में कंस्ट्रक्शंस करवाए हों। और ये दोनों कंस्ट्रक्शंस ऐसे ही कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं जो खुद राजाओं के द्वारा ही करवाए गए हैं। साथ ही साथ राजा भोज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइफ लॉन्ग इनकी नॉलेज की क्वेस्ट चलती रही, कभी भी बंद नहीं हुई इनकी नॉलेज की क्वेस्ट। और ये खुद भी बहुत नॉलेजेबल थे। साथ ही साथ इन्होंने दूसरे स्कॉलर्स को भी पैटर्नेज प्रोवाइड किया। पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अगर कोई विद्वान इनकी कैपिटल में आता था, धार जो कि अब मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, अगर वहां पे आता था तो राजा भोज उसको अपने यहाँ पे प्रशय देते थे, उसको अपने यहाँ पे पैटर्नेज देते थे। और धीरे धीरे करके इतने स्कॉलर्स इनके पास में इकट्ठे हो गए थे कि उन स्कॉलर्स को इकट्ठा करके इन्होंने निर्माण करवाया था एक जगह का, जिसको कहते हैं जिसको भोजशाला के नाम से जाना जाता है। भोजशाला, अ लर्निंग, अ लर्निंग सेंटर। भोजशाला सेंट्रल इंडिया का या इनफैक्ट पूरे इंडिया का एक आउटस्टैंडिंग लर्निंग सेंटर था, जहां पर कि तरह तरह के आर्ट्स और तरह तरह के साइंसेस को सिखाया जाता था। ये वो इमेज है जो भोजशाला की के खंडहर है, ये भोजशाला के खंडहर की इमेज है, ये उसके पिलर्स की इमेज है। और ये इमेज है वाग देवी की, इन्हें वाग देवी कहा जाता है। वाग देवी जो कि रूप है जो कि फॉर्म है देवी सरस्वती का, इन्हें सरस्वती भी कहा जाता है। प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश के धार में ये भोजशाला के रिमेन्स मिले थे। दरअसल राजा भोज ने भोजशाला बनवाई थी। ऐसा माना जाता है कि 1,000 से लेकर 4,000 के बीच में टीचर्स हुआ करते थे वहां पे। अब आप ये सोच सकते हो कि इतने टीचर्स हुआ करते थे तो स्टूडेंट्स कितने हुआ करते थे। और एक से एक बढ़कर नॉलेजेबल टीचर्स हुआ करते थे, उनके स्टूडेंट्स भी उन्हीं की तरह ब्रिलियंट हुआ करते थे। और ऐसी कहावत थी उस वक्त राजा भोज की नगर धार के अंदर कि राजा भोज के नगर धार में सड़क पर झाड़ू लगाने वाला भी संस्कृत के श्लोक रचता है। सड़क पर झाड़ू झाड़ू लगाने वाला भी संस्कृत में श्लोक रच सकता है, ऐसी कहावत थी राजा भोज के इस नगर में। इतना ज्यादा नॉलेज का क्वेस्ट था वहां पे। और इसमें भोजशाला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करती थी। अनफॉर्चुनेटली जब परमार डायनेस्टी का अनफॉर्चुनेटली जब परमार डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ और खिलजी डायनेस्टी ने उसके ऊपर हमला किया, और खिलजी डायनेस्टी ने उसके ऊपर हमला करके इस भोजशाला को पूरी तरह से तोड़ दिया और भोजशाला को तोड़ के खंडहर बना दिया था। बाद में ब्रिटिश कुछ समय तक एक मॉस्क की तरह यूज किया जाता रहा। और बाद में ब्रिटिश पीरियड में इसको इस इमारत को, इस साइट को जब एक्सकेवेट किया तो इस एक्सकेवेशन में ये वाली मूर्ति हमको मिलती है। और ये जो वाग देवी की मूर्ति है ये भी एक स्कल्पचरल मास्टरपीस मानी जाती है। अंग्रेजों ने जब ये मूर्ति देखी तो वो पहचान गए कि ये राजा भोज के बारे में जो लिटरेचर्स में हमने पढ़ा था कि वो वाग देवी की पूजा करते थे, ये वही वाग देवी है। अंग्रेजों ने इसकी वैल्यू को समझते हुए इसको उठा के लंदन ले गए। और आज तक ये मूर्ति लंदन के म्यूजियम में मौजूद है, भारत में नहीं है वाग देवी की मूर्ति। अंग्रेज इसकी वैल्यू को समझते हुए इसको लंदन ले गए। लेकिन भोजशाला का एक्सकेवेशन हो जाता है और एक बार फिर वो साइट दुनिया के सामने आती है जहां पर राजा भोज और राजा भोज के हजारों स्कॉलर्स नॉलेज इम्पार्ट किया करते थे। तो जैसे ओदंतपुर यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी थी ईस्ट में, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, ये बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स हुआ करते थे। सिमिलरली वेस्टर्न इंडिया के अंदर हम भोजशाला को देखते हैं जो कि एक संस्कृत लर्निंग सेंटर हुआ करता था, जहाँ पे संस्कृत में ज्ञान दिया जाता था।
तो ये राजा भोज का ही बनाया हुआ था, और जब तक राजा भोज रहे थे तब तक ये फ्लरिश करता रहा था। इनफैक्ट उनके खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक ये फ्लरिश करता रहा था। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं एक और अचीवमेंट की राजा भोज के, और ये अचीवमेंट उनका कंप्लीटली एक मिलिट्री अचीवमेंट है। देखिए, राजा भोज का जो दौर था 1010 एडी से लेके 1055 एडी के बीच का दौर था। अनफॉर्चुनेटली ये वो भी दौर था जब भारत में महमूद गजनवी के लगातार हमले हो रहे थे। तो यहाँ पर राजा भोज जैसे रूलर ने महमूद गजनवी को अपोज करने के लिए कुछ किया या नहीं किया? यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंट लेसन हमको यहाँ पे दिखाई पड़ता है, और ये इंफॉर्मेशन हमको प्योरली पर्शियन और अरेबिक सोर्सेस से मिलती है, इंडियन सोर्सेस से नहीं मिलती है। पर्शियन और अरेबिक सोर्सेस हमको एक बात बताते हैं कि अगर मैं एक दो लाइन में आपको बोलूं कि मैं क्या बताने वाला हूं, तो वो एक दो लाइन ये है कि महमूद गजनवी राजा भोज से डर के भारत को छोड़कर भाग गया था। अभी जो लाइन है कि महमूद गजनवी राजा भोज से डर के भारत को छोड़कर भाग गया था, इसको मैं आगे समझाता हूँ। दरअसल महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर बहुत सारे हमले किए। कहाँ कहाँ किए, वो हमले कैसे हुए, सक्सेसफुल हुए नहीं हुए, हुए तो क्यों हुए, ये तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन महमूद गजनवी का आखिरी हमला होता है सोमनाथ के ऊपर। गजनवी का आखिरी हमला होता है इस जगह जिसे सोमनाथ कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही मेजर रिलीजियस साइट है, और उसका टारगेट था उस मंदिर को और उसके आसपास के इलाकों को लूटना, और साथ ही साथ मंदिर को तोड़ना। गजनवी इस हमले को करने के लिए रूट तय करता है, जो आज का मौजूदा पाकिस्तान है, यहाँ पे मुल्तान तक आता है। मुल्तान से आगे पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में एक टाउन है हैदराबाद, यहाँ तक आता है, और यहाँ से रेगिस्तानों की तरफ निकलता है, और रेगिस्तानों को पार करता हुआ अरावली के पहाड़ों की तरफ आता है। अरावली के पहाड़ों को, अरावली के पहाड़ों के दर्रों को, उसके पासेस को पार करता हुआ वो गुजरात में घुसता है, और गुजरात में स्विफ्टली मूव करता हुआ सोमनाथ के ऊपर हमला करता है। ये इन्वेजन रूट था महमूद गजनवी का गुजरात के सोमनाथ को लूटने के लिए, और वो उसमें सक्सेसफुल भी होता है। वो आता है, सोमनाथ का बैटल भी होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बैटल लूज हो जाता है, लोकल पावर्स उसको लूज कर जाती है, सोमनाथ का डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन गजनवी ने जितना एक्सपेक्ट किया था सोमनाथ से, उतना गजनवी को मिलता नहीं है वेल्थ। इसलिए गजनवी ये तय करता है कि वो गुजरात को और लूटेगा। जितना उसने आ, जितना उसने एंटिसिपेट किया था, जितना उसने एक्सपेक्ट किया था, उतनी वेल्थ वो लूटेगा। मंदिर से नहीं मिली कोई बात नहीं, आसपास के शहरों गांवों को लूटेगा, और वहां से वो वेल्थ लेकर फिर वापस जाएगा। ये उसका प्लान था। इसी के साथ साथ यहाँ पे धार में राजा भोज को ये इन्फॉर्मेशन थी कि गजनवी आया हुआ और गजनवी सोमनाथ के मंदिर को लूट रहा है। राजा भोज लॉर्ड शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भले ही ये डिस्ट्रक्शन उनकी एनिमी किंगडम के अंदर हो रहा था, जो कि चालुक्यों का किंगडम था, लेकिन मंदिर तो लॉर्ड शिव का था, और डिस्ट्रक्शन तो इंडियन कल्चर का हो रहा था। और इसीलिए राजा भोज बदला लेने का ठानते, वो ठान लेते हैं कि हम बदला लेंगे। गजनवी आ तो गया है, लेकिन गजनवी को जाने नहीं देंगे। तो प्लान क्या था, किस तरह से वो गजनवी को रोकेंगे? तो इनका प्लान ये था, अरावली के पहाड़, यहाँ पे अरावली के पहाड़ है, राजस्थान के अंदर एक माउंटेन रेंज है, तो इस तरह ईस्ट की तरफ आगे बढ़ती है राजस्थान में, और इसके कुछ छोटे छोटे पैचेस दिल्ली तक भी जाते हैं। दिल्ली में रायसीना हिल है, वो अरावली का ही आखिरी एक्सटेंशन है। तो ये अरावली के पहाड़ इस तरह राजस्थान में आगे बढ़ते हैं, लेकिन अरावली के पहाड़ सबसे ऊंचे इस इलाके में, ये जो साउथ राजस्थान का इलाका है, यहाँ पे अरावली के पहाड़ सबसे ऊंचे। यही के दर्रों से घुस के गजनवी आया था, और वापस जाने का रास्ता भी यही था, क्योंकि रण के रास्ते नहीं जा सकता था। रण के रास्ते अगर वो इतनी बड़ी आर्मी लेके जाता तो वो फंस जाता, ना ही उसको खाना मिलता रास्ते में, ना ही उसको पानी मिलता, और इसीलिए जाना अरावली के दर्रों से होके ही उसको था। अब राजा भोज का ये प्लान था कि वो अपने फ्यूडिटरीज के साथ में अरावली के इन दर्रों को पैक करने वाले थे। यानी कि गजनवी जब गुजरात को लूट रहा होगा, बाय दैट टाइम राजा भोज यहाँ से मूव करके इन इलाके में ऑक्यूपाई कर लेंगे। इस दर्रे को पूरी तरह से अपने सोल्जर्स के द्वारा क्या कर देंगे, यहाँ पे बड़ी बड़ी पोजीशंस बना लेंगे, अपनी पोस्ट्स बना लेंगे,
और जब गजनवी की फौज लौटती हुई जा रही होगी यहाँ पे, तब उसके ऊपर हमला कर देंगे हायर ग्राउंड्स, वेंटेज पॉइंट्स का यूज करके। नीचे से गजनवी की फौज निकलने की कोशिश करेगी, ऊपर से उसके ऊपर हमला किया जाएगा, और इन पहाड़ी दर्रों के अंदर घेर के गजनवी की फोर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये प्लान था राजा भोज का, और उस प्लान को वो अप्लाई करने के लिए तैयारी कर चुके थे, उनका मोबिलाइजेशन भी शुरू हो गया था। लेकिन समय रहते गजनवी को इस बात की इंफॉर्मेशन हो जाती है, और गजनवी इस बात को समझ जाता है कि कोई भी रूलर ने अगर पहाड़ी दर्रों को रोक लिया अरावली के, तो वो गुजरात के अंदर ट्रैप होकर रह जाएगा। गजनवी एक लुटेरे की तरह भारत के अंदर घुस के हमला करके लूट तो सकता था, लेकिन भारत के अंदर लंबे समय तक रुक के लड़ाई नहीं कर सकता था, यहाँ के लोकल रूलर्स से लंबी लड़ाई नहीं कर सकता था। और ये जानते हुए गजनवी इस बात को समझ गया कि जितना लूट लिया है, जितना हाथ लग गया है, बेहतर है अगर और लूटने की लालच करी तो शायद अरावली के दर्रे हमेशा हमेशा के लिए हमारा रास्ता रोक देंगे। इसीलिए सारे लूटपाट के प्लान्स को वो इमीडिएटली ड्रॉप करता है, उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और वो लूटपाट के प्लान्स को ड्रॉप करके इससे पहले कि राजा भोज इस पहाड़ी दर्रों को आके पैक कर दे, वो इन पहाड़ी दर्रों से निकल के वापस रेगिस्तान के रास्ते पहुंच जाता है मुल्तान की तरफ। और इस तरह से गुजरात को फर्दर लुटने से बचा लेते हैं राजा भोज। ये वही गुजरात था जहां रूल करते थे चालुक्य, उनके दुश्मन। लेकिन राजा भोज के ही एडवांसेस की वजह से गजनवी को बड़ी तेजी से सोमनाथ को जितना लूट सकता था उतना लूट के फटाफट भारत से भागना पड़ता है। एंड दैट बिकम्स द लास्ट इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का वो लास्ट इन्वेजन भी बन जाता है, उसके बाद फिर उसका कोई इन्वेजन भी नहीं होता है। लेकिन ये एक ऐसा अचीवमेंट है राजा भोज का। देखो, अचीवमेंट तो तब हो जाता जबकि राजा भोज इन दर्रों को पकड़ लेते और गजनवी की फोर्स जाती वहां से, और फिर लड़ाई होती, और लड़ाई में डेफिनेटली जीत राजा भोज की ही होती, क्योंकि रिट्रीटिंग आर्मी के रास्ते को अगर आपने ऊंचे पॉइंट्स पर बैठ के रोक लिया तो आप उनको निकलने नहीं दोगे। बट ऐसा नहीं हुआ। बट फिर भी जो हुआ वो भी अपने आप में बहुत मैटर करता है, और ये इसका क्रेडिट जो है भारत के इतिहास में दिया नहीं जाता राजा भोज को कि गजनवी को इन्होंने जल्दी भगा दिया था। बट बहरहाल ये इनका पूरा अचीवमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट एक्शन था जो इन्होंने लिया था। बाद में राजा भोज ने कई, गजनवी के मारे जाने के बाद में, गजनवी कुछ साल बाद मर गया था, राजा भोज ने कई इंडियन रूलर्स के साथ मिलकर ये डिसीजन लिया था कि जो खैबर के दर्रे हैं, जहाँ पे हिंदू शाही डायनेस्टी रूल करती थी ये खैबर के दर्रों में, लेकिन गजनवी ने इनको पहले हरा दिया था, तभी तो वो यहाँ से आ पाता था। तो राजा भोज को एक बात समझ में आई, उन्होंने बोला कि अगर ये बार बार के हमले रोकना है ना भारत में, तो ये खैबर के दर्रों को पैक करना पड़ेगा। ये अरावली को पैक करके काम नहीं चलेगा, ये तो बहुत ही टाइमली सॉल्यूशन था। परमानेंट सॉल्यूशन ये है भारत में हमलों को रोकने का कि खैबर के दर्रों को बंद किया जाए। एक बार खैबर के दर्रे बंद हो गए तो कोई इन्वेडर ही नहीं आ पाएगा। इन्होंने एक बहुत बड़ा मुहिम भी शुरू किया था, जिसमें इंडिया के कई रूलर्स के साथ मिलकर इनको नॉर्थ वर्ड्स आगे बढ़ के खैबर के दर्रों के अंदर अपनी आर्मीज को डिप्लॉय करना था और तुर्कों को पीछे खदेड़ना था। लेकिन नॉर्थ तक वो आर्मी जाती है, पर वहां पर जाकर उन आर्मीज के बीच में कुछ लड़ाई हो जाती है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं आपसी, जिसकी वजह से वो मिशन ड्रॉप हो जाता है। तो ये दो ऐसी चीजें थी जो बड़े अचीवमेंट हो सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अचीवमेंट नहीं होते। बट यही सारी राजा भोज से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता था। राजपूत पीरियड की किसी एक रूलर के बारे में बताऊं तो किसके बारे में बताऊं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो मैक्सिमम लोग बहुत बेहतर जानते ही हैं, इसीलिए मैंने राजा भोज को चुना, उनके बारे में बताया। 1055 एडी के आसपास राजा भोज की डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद भी परमार डायनेस्टी रूल करती रहती है, कब तक? 1305 एडी तक, जब तक दिल्ली सल्तनत की खिलजी डायनेस्टी मालवा के ऊपर हमला करके उसको दिल्ली सल्तनत में मिला नहीं लेती है। तो राजपूत पीरियड की पोस्ट 10th सेंचुरी ईडी के बाद जो राजपूत पीरियड थे। अच्छा हाँ, एक और बात राजा भोज के बारे में, जैसे कि मैंने बोला कि बहुत बड़े स्कॉलर थे। ना सिर्फ इन्होंने स्कॉलर्स को पैटर्नाइज किया था, बल्कि खुद इन्होंने कई ग्रंथों की रचना करी थी। और कितने ग्रंथों की रचना करी थी, हम रूलर्स के बारे में पढ़ते कि भाई किसी ने 2 किताब लिखी, किसी ने 3 किताब लिखी, किसी ने 10 किताब लिखी। राजा भोज ने अकेले 84 बुक्स लिखी थी। 84 यानी कि 84 84 किताबें इन्होंने अकेले लिखी थी।
और 84 किताबें अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर किताबें लिखी थी। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ। और कितने प्रैक्टिकल टॉपिक्स के ऊपर इन्होंने किताबें लिखी थी। एक किताब इन्होंने लिखी थी जिसको कहते हैं चारूचर्या। चारूचर्या एक ऐसी किताब थी जिसमें इन्होंने पर्सनल हाइजीन को कैसे रखना चाहिए, पूरी किताब लिखी है उसके ऊपर। पर्सनल हाइजीन के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम कितना सोच पाते, पर्सनल हाइजीन में कहाँ तक हम सोच पाते। इन्होंने एक पूरी किताब लिखी पर्सनल हाइजीन के ऊपर। शालीहोत्र किताब इन्होंने लिखी घोड़ों का मेंटेनेंस के। शालीहोत्र का सब्जेक्ट मैटर था कि घोड़ों का मेंटेनेंस कैसे किया जाए। युक्ति कल्पतरु नाम की किताब इन्होंने लिखी। उस युक्ति कल्पतरु नाम की किताब में शिप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में इन्होंने बताया। साथ ही साथ नेविगेशन कैसे किया जाता है समुद्र के अंदर, इसके बारे में इन्होंने लिखा। समरांगण सूत्र धारा, समरांगण सूत्र धारा में इन्होंने बताया कि किलों का निर्माण कैसे किया जाए, मंदिरों का निर्माण कैसे किया जाए। युद्ध की कई टैक्टिक्स इन्होंने इस किताब के अंदर बताया, जैसा कि उसका नाम था समरांगण सूत्रधारा। रामायण का एक रामायण की एक स्टाइल होती है हिंदी में जिसको चंपू स्टाइल बोलते हैं, उसको चंपू शैली बोलते हैं। इन्होंने एक बार रामायण को चंपू स्टाइल में लिखा। गद्य और पद्य, वर्स और प्रोस के कॉम्बिनेशन में इन्होंने रामायण को लिखा। जब सूरज ढला था शाम को तब लिखना शुरू किया था, और जब सूरज उगा अगले दिन उससे पहले लिख के पूरा कर चुके थे पूरी रामायण को चंपू स्टाइल में। इसके अलावा भी अगर मैं क्योंकि 84 किताबें तो बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा रूलर था जो कि भारत का अनसंग हीरो है। खैर, आगे भी इस दौर में बहुत सारी चीज़ें थी राजपूत पीरियड में। और जब हम भारत के इस अंदर राजपूत पीरियड या किसी भी पीरियड की बात करते तो हम पूरे इंडिया की बात करते। तो अब हम ये देखेंगे कि जब एक तरफ उत्तर भारत में, जहाँ पे महमूद गजनवी अफगानिस्तान से आने वाला लुटेरा भारत को कुछ उस तरह से परेशान कर रहा था जैसे कि गर्मी बारिश के दिनों में कान में आके भिनभिनाने वाला मच्छर परेशान करता है ना, बिल्कुल वैसे ही भारत को परेशान जब गजनवी कर रहा था उत्तर में, तब साउथ इंडिया में क्या चल रहा था, साउथ इंडिया में क्या हो रहा था। और साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ी पावर का राइज हो रहा था। साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ी पावर का राइज हो रहा था, और ये थी द इंपीरियल चोलास, जिसके बारे में आज हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। द इंपीरियल चोलास, इंपीरियल का मतलब होता है एम्पायर बनाने वाले, यानी कि जिन्होंने बड़े एम्पायर को बनाया, साम्राज्य को बनाने वाले। तो यहाँ देखो चोलास को हम दो तरह से, दो नामों से जानते हैं, एक संगम एज के चोल और एक इंपीरियल चोल। संगम एज के चोल और इंपीरियल चोल एक ही खानदान है, ये कोई अलग वंश नहीं है, ये वंश एक ही है। लेकिन संगम एज में वो एक छोटी या मीडियम साइज्ड पावर थी। लेकिन हम जब राजपूत पीरियड में उनको देखते हैं तो वो एक इंपीरियल पावर बन के राइज होती है, इंपीरियल पावर बन के उभरती। और इन्हीं इंपीरियल चोलास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि मैंने हेडिंग डाल के रखी हुई है, द रिजरेक्शन ऑफ द चोलास। रिजरेक्शन ऑफ द चोलास, मैंने इसलिए ये वर्ड मैंने क्यों यूज किया, ये वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि चोलास एक बहुत पुरानी डायनेस्टी है। संगम एज में भी हमने चोलास के बारे में बात करी थी। उरैयूर उनकी कैपिटल हुआ करती थी, नॉर्थ तमिलनाडु के अंदर वो रूल किया करते थे। उनका इंसिग्निया टाइगर हुआ करता था। उनका सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कैरिकला था जिसने श्रीलंका तक के इलाके को जीत लिया था। ये सारी बातें हमने संगम एज के चोलास के बारे में करी थी। लेकिन संगम एज के बाद में चोलास का डिक्लाइन होता है, राइज होता है साउथ इंडिया में पल्लव डायनेस्टी का, जिसके बारे में भी हमने बात करी थी। महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, इनका राइज होता है। जब इनका राइज होता है तो चोल एक छोटी पावर बन के रह जाते। इनफैक्ट चोलास को पल्लव के अंडर में पल्लव की ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट करते हुए एक छोटे से इलाके को रूल करना पड़ता है। यानी कि बहुत बड़ी पावर चोल एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की पावर बन जाते हैं, है ना। एक नेशन जैसी पावर, एक एक राज्य के इलाके में रूल करने वाली पावर एक डिस्ट्रिक्ट के इलाके में रूल करने वाली पावर बन जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अभी भी रूलर्स थे, ये डायनेस्टी खत्म नहीं हुई थी, आग की लपट खत्म हो गई थी, लेकिन अंगारा अभी भी सुलगा हुआ था। और देखो जब तक अंगारा सुलगा हुआ रहता है दूसरी लपट भी पैदा की जा सकती है।
तो यहीं पर इसी छोटे से लेकिन सुलगते हुए अंगारे से ये इंपीरियल चोलास की नई लपट तैयार होती है ना। जैसे कि हमने लिखा है, दे वर ए मेजर पावर ड्यूरिंग संगम एज बट दे डिक्लाइंड आफ्टर द राइज ऑफ पल्लव्स, जो कि मैंने अभी बात भी करी। अब हम आगे बात करेंगे। हाउएवर दे कंटिन्यू टू रूल अ स्मॉल प्रिंसिपैलिटी इन तमिलनाडु अंडर द पल्लव्स। जैसे कि मैंने बताया कि पल्लव्स के अंडर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की पावर बन के रह गई थी, लेकिन अब उसके बाद में दे रोज टू प्रोमिनेंस अंडर परंतक चोल। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये नाम आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्योंकि मैं टाइप करके लाया हूं तो आप समझ ही गए होंगे कि ये इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो परंतक चोल है ना, ये वो रूलर था जिसने की, जो परंतक चोल था ये वो रूलर था जिसने चोलास का रिजरेक्शन शुरू किया था। तो ये एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। हु डिफीटेड पांड्यास एंड एक्सपैंडेड द एम्पायर, हाउएवर हिज एक्सपेंशन वाज चेक्ड बाय राष्ट्रकूट। ठीक है, इन्होंने पांड्य जो कि साउथ तमिलनाडु में रूल करते थे उनके ऊपर हमला किया, और उनके ऊपर हमला करके उनको डिफीट किया, अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया। लेकिन उसी समय राष्ट्रकूट एक बड़ी पावर थी, और राष्ट्रकूट्स ने इनको एक लड़ाई में हरा के इनके एक्सपेंशन को चेक कर दिया। ठीक है, एक्सपेंशन चेक हो गया, लेकिन परंतक ने उस डिस्ट्रिक्ट लेवल से पावर को दोबारा एक्सपैंड कर दिया था, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से पावर को दोबारा एक्सपैंड करके स्टेट लेवल तक पहुंचा दिया था। तो यहाँ पे परंतक का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। रिजरेक्शन ऑफ चोलास की जब भी बात होगी तो परंतक चोल का नाम सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट चीज जो परंतक चोला से जुड़ी हुई है वो है उत्तिरमेरूर इंस्क्रिप्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ जो जो ज़रूरी है। ये क्या था उत्तिरमेरूर इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन की जब भी हिस्ट्री में बात होती है तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही होती है। इंस्क्रिप्शन अब आपको पता चल गया होगा, हमने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस की बात करी, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इंस्क्रिप्शन क्या होती। पत्थर पे, दीवार पे, या फिर मेटल की सतह पे लिखा हुआ कुछ भी, उसी को हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं अभिलेख। तो उत्तिरमेरूर एक जगह है। उत्तिरमेरूर प्रेजेंट डे तमिलनाडु के कांचीपुरम, कांचीपुरम नाम की जगह तमिलनाडु में, इस कांचीपुरम में उत्तिरमेरूर नाम की एक जगह है। इस उत्तिरमेरूर से हमको मिलता है इंस्क्रिप्शंस, और एक नहीं कई इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। एज मच एज 25 इंस्क्रिप्शंस हमको वहां से मिलते हैं। और ये 25 इंस्क्रिप्शंस हमको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंक्लूड करते हैं, वो है लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इन विलेजेस। जैसे गांव में आजकल आप देखते हो ना, पंचायती सिस्टम होता है, पंचायती राज व्यवस्था होती है, वैसे ही हमको देखने को मिलता है चोला एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसको हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम। अब इसके लिए जो वर्ड, अब ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम, लेकिन उसके लिए वहां पर इंस्क्रिप्शन में कौन सा वर्ड यूज किया गया था? इंस्क्रिप्शन में जो वर्ड यूज किया गया था वो था ब्रह्म देय विलेज, ब्रह्मदेव विलेजेस। ये जो ब्रह्मदेव विलेजेस थे ना, ब्रह्मदेव विलेज का मतलब होता था विलेजेस डोनेटेड टू द ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों को डोनेट किए हुए विलेजेस। ब्राह्मणों को जो विलेजेस डोनेट किए जाते थे उन्हें ब्रह्मदेव विलेज कहा जाता था, और इनका कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन इन विलेजेस की सभा के द्वारा होता था। टैक्स कलेक्शन ये सभा करती थी, और उस कलेक्ट किए हुए टैक्स को राजा को नहीं देना होता था। उस कलेक्ट किए हुए टैक्स से अपना एडमिनिस्ट्रेशन करती थी, अपना पूरा जो भी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन होता था गांव का, उसको पूरा करती थी। ये ब्रह्मदेव विलेजेस जैसे विलेजेस हुआ करते थे उस वक्त, जो कि ब्राह्मण्स को दान किए जाते थे रूलर्स के द्वारा। और ये जब दान किए जाते थे तो होल हार्टेडली दान किए जाते थे। यहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ के ब्राह्मण्स ही देखते थे। और ये इंफॉर्मेशन हमको उत्तिरमेरूर इंस्क्रिप्शन से मिलती है। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि यही माना जाता है फोर रनर ऑफ द पंचायत सिस्टम। जो हमारे विलेजेस में होता है ना, विलेजेस में भी लोकल सेल्फ गवर्नेंस होता है। भारत के अंदर
जो छोटे छोटे गांव होते हैं ना, उन गांवों के अंदर जो पंचायतें होती है ना, उन पंचायतों के अंदर भी एक अलग ही लेवल की पॉलिटिक्स होती है। और जब सरपंच का चुनाव और प्रधानमंत्री के चुनाव से कम नहीं होता गाँव के लिए, ये आप जानते होंगे बात, अगर आप थोड़ा बहुत गाँव से ताल्लुक रखते हैं तो ये ब्रह्मदेव विलेज उसी पंचायत व्यवस्था का फोर रनर माना जाता है, जिसकी इंस्क्रिप्शन हमको उत्तरी मेरूर से मिलती है, जो कि तमिलनाडु की कांचीपुरम में सिचुएटेड है। प्रेजेंट डे चेन्नई से लगभग 80-90 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और इसके सबसे पहले एविडेंस हमको परंतक चोला के वक्त से मिलते हैं, इसीलिए ये इसके साथ में जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि परंतक चोला के बाद में चोलास का जो राइज होता है, इस राइज में दो रूलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनमें से एक है राजराजेश्वर चोल। तो राजराजेश्वर चोल क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और राजराजेश्वर चोल जो होते हैं क्या उनके अचीवमेंट्स होते, देखते हैं। सबसे पहले, द चोला पावर रोज टू न्यू हाइट्स अंडर राजराजेश्वर चोल। देखिए, परंतक चोल ने डेफिनेटली चोल डायनेस्टी को एक्सपैंड कर दिया था, जैसे कि मैंने कहा, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल तक पहुंचा दिया था। लेकिन इसको एक्चुअली जो इम्पीरियल, जो जो हमने टर्म यूज किया है इसके लिए, इम्पीरियल, वो टर्म तब जस्टिफाई होगा जब हम इनके अचीवमेंट्स को देखेंगे। तो देखिए क्या अचीवमेंट्स थे इनके। डिफीट डिफीटेड द चेरा रूलर भास्कर रविवर्मन इन द नेवल बैटल ऑफ कंदलुर तलई एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ चेरा नेवी। देखिए, ये नेवी को लेकर जो है बहुत, साउथ इंडिया कोस्टल इलाका है, और उस कोस्टल इलाके के अंदर दूसरी पावर को डोमिनेट करने के लिए नेवी का शुरू से ही बहुत इंपॉर्टेंस रहा। संगम एज में भी हम देखते हैं कि जो कोस्टल इलाके में रूल करने वाली पावर्स थी, इनके पास में अपनी अपनी नेवीज हुआ करती थी। लेकिन जिस तरह की नेवी इस दौर में चोलाज ने बनाई थी, मेरे ख्याल से उस समय दुनिया में और कोई ऐसी ताकतवर नेवी नहीं थी जो इनका मुकाबला कर सके। लेकिन सबसे पहला जौहर अपनी नेवी का ये दिखाते हैं जब ये भास्कर रविवर्मन, जो कि चेरा डायनेस्टी के रूलर थे, उनको कंदरूर सलाई की लड़ाई में हराते हैं और चेरा नेवी का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। और यहाँ पर इनका सिक्का जो है साउथ इंडिया के अंदर जम जाता है। उसके बाद फिर ये अपनी सेना को आगे बढ़ाते हैं और पांड्य रूलर अमर भुजंग को डिफीट करते हैं। और ये जो डिफीट थी, ये फुल एंड फाइनल डिफीट थी। इसी के साथ पूरा तमिलनाडु, साउथ कर्नाटक और केरला का इलाका कंप्लीटली चोलास के कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद another military achievement was the naval expedition against the Maldive island which were conquered। राजराजेश्वर चोल मालदीव आइलैंड के ऊपर भी अपनी, क्योंकि इनके पास नेवी थी ना, तो नेवी के सहारे से मालदीव आइलैंड की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसको भी पूरी तरह से जीत लेते हैं। और इसके साथ ही चोलास का एक्सपेंशन इंडियन ओशन में आगे तक निकल जाता है। फर्दर, ही ऑल्सो कैप्चर्ड द रायचूर दोआब रीजन, जो कि कर्नाटक के तुंगभद्रा रिवर के आसपास के इलाके को कहते हैं। कर्नाटक में तुंगभद्र रिवर, तुंग और भद्र रिवर, ये दोनों मिलके बनते तुंगभद्र, इस नदी के आसपास तक का इलाका ये जीत लेते। तो उधर कर्नाटक के नॉर्दर्न इलाकों तक इन्होंने जीत लिए, नॉर्दर्न तो नहीं लेकिन हाँ, कर्नाटक के सेंट्रल इलाकों तक इन्होंने जीत लिए। इधर इन्होंने पूरा केरला जीत लिया, तमिलनाडु का इलाका जीत लिया, इंडियन ओशन के अंदर इन्होंने फर्दर जो है सर्व कर लिया और बहुत आगे तक पहुंच गए। और साथ ही साथ इन्होंने अपने बेटे को भेज के नॉर्थ श्रीलंका को भी जीत लिया था। श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो जाफना और उसके आसपास का इलाका है, उस इलाके को भी इन्होंने कंप्लीटली जीत लिया था। इन्होंने अपने बेटे को भेजा था, वो बेटे का नाम क्या था वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इस तरह उत्तरी श्रीलंका, पूरा तमिलनाडु, पूरा केरल, आधा कर्नाटक और इंडियन ओशन में मालदीव्स तक के इलाके में पहुंचकर जो इन्होंने अचीवमेंट किया, यहीं से चोलाज इंपीरियल हो गए। परंतक चोल ने भी जो एक्सपेंशन किए थे, तो वो चोलाज एक रीजनल पावर ही थे, लेकिन इनके एक्सपेंशंस ने चोलास को सही मायनों में इंपीरियल बना दिया। और फिर इनके बाद आते हैं इनके बेटे, जिन्हें राजेंद्र चोल फर्स्ट या सिंपली राजेंद्र चोल कहा जाता है। और इन्होंने जो किया वो आप नक्शे में भी देख सकते हो, और इट स्पीक्स इन वॉल्यूम्स फॉर इटसेल्फ, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने फादर के अचीवमेंट्स को टू द पावर 10 करके इंक्रीज कर दिया था। देखें ज़रा इनके क्या क्या अचीवमेंट थे।
सबसे पहला, इंटायर ऑफ द श्रीलंका वॉज मेड द पार्ट ऑफ चोला एम्पायर। इनके फादर ने नॉर्दर्न श्रीलंका जीता था, ये इलाका। इन्होंने तो पूरा श्रीलंका जीत लिया था। पूरा लंका लगा दी इन्होंने, लंका जीत लिया इन्होंने। The Chola Empire crossed river Ganges by defeating number of ruler on its way. Rajendra I defeated Mahipal, Pal, ruler of Bengal. इन्होंने कॉन्क्वेस्ट करी नॉर्थ की तरफ। ये बहुत कम होता था कि साउथ का कोई रूलर नॉर्थ की तरफ कॉन्क्वेस्ट करे। हमेशा ये देखा गया है कि नॉर्थ के रूलर्स साउथ की तरफ आगे बढ़ते थे, बहुत कम साउथ के रूलर्स नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ते थे। लेकिन ये एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने कि पहले आंध्र प्रदेश, फिर प्रेजेंट डे उड़ीसा, और उसके बाद बंगाल की तरफ आगे बढ़ते हुए गंगा नदी के किनारों को पार किया, बांग्लादेश के इलाकों तक पहुंचे, और यहाँ पर इन्होंने महिपाल को डिफीट किया जो कि पाल डायनेस्टी के रूलर थे, और इतने इलाके को कंप्लीटली कैप्चर कर लिया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, खास तौर पे किसी साउथ इंडिया के रूलर के लिए जो कि गंगा नदी तक के इलाके में जाके कॉन्क्वेस्ट कर रहा हो। To commemorate this successful North Indian campaign, Rajendra I founded the city of Gangaikonda Cholpuram। इन्होंने अपने टाउन, अपने राज्य में एक शहर का निर्माण करवाया जिसको वो कहते थे गंगाईकोंडा चोलपुरम। ये इनका टाइटल भी था, इनका टाइटल गंगाईकोंडा चोल था, और जो शहर का निर्माण इन्होंने करवाया उसको ये कहते थे गंगाईकोंडा चोलपुरम। साथ ही साथ राजेंद्र वन इज ऑल्सो नोन फॉर हिज नेवल एक्सपेडिशन टू मलय पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा एंड द नेबरिंग आइलैंड and controlled the overseas trade route to China. The naval expedition was a success and number of places were conquered। साथ ही साथ जो ये वाला जो इलाका ना जिसको मलय कहा जाता था, इस इलाके को चंपा कहा जाता था, इस इलाके को जीत लिया उन्होंने नेवल एक्सपीडिशन करके। इन्होंने इंडोनेशिया और उसके आसपास के जो जावा सुमात्रा के द्वीप समूह थे उन इलाकों में भी श्री विजय नाम के रूलर को डिफीट करके उसके इलाकों को भी अपने कंट्रोल में ले आए। जब ये सब कुछ हो गया, इधर जावा सुमात्रा के द्वीपों से लेके इधर साउथ ईस्ट एशिया, और इधर बंगाल से लेके तमिलनाडु के इलाकों और श्रीलंका तक के इलाकों को जब इन्होंने जीत लिया, तो इसके बीच में ये जो इलाका पूरा है जिसको हम बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन के हिस्सों के रूप में जानते हैं, ये कंप्लीटली केम अंडर द कंट्रोल ऑफ राजेंद्र चोल। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये इंपॉर्टेंट सी रूट है, ये इंपॉर्टेंट सी रूट है। साउथ ईस्ट एशिया, इधर से भी सी आते थे बंगाल की तरफ जाने वाले, यहाँ से चाइना की तरफ जाने वाले, यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाने वाले, यहाँ से बंगाल से गुजरात को कनेक्ट करने वाले जहाज चला करते थे। ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा एरिया बहुत इंपॉर्टेंस रखता था। जिसके कंट्रोल में ये वाला इलाका होगा वो पावर इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगी, क्योंकि इस कोस्ट के ऊपर बहुत सारे पोर्ट्स हुआ करते थे, एन नंबर ऑफ पोर्ट्स हुआ करते थे, और बहुत ही बिजी सी रूट हुआ करता था ये। तो ये जो बे ऑफ बंगाल का जब इन्होंने जीत लिया कंप्लीटली, तो इकोनॉमिकली और ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो गए। और हम ये देखते हैं कि जब कोई इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस होता है तो मिलिटरीली और स्ट्रांग होता है। इनके दौर में ये पूरा इलाका जिसको आज हम बे ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, इट बिकेम चोला लेक, इसको चोल साम्राज्य की झील के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से बाप और बेटे यानी कि राज राजेश्वर चोल और उनके बेटे राजेंद्र चोल ने मिलके, दोनों ने मिलके पूरा साउथ ईस्ट एशिया, पूरा साउथ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, इंडियन ओशन के ऊपर ऐसा कंट्रोल हासिल किया कि आज तक इंडियन ओशन के ऊपर ऐसा कंट्रोल किसी का भी हासिल नहीं हो सका आज तक। न इंडिया कर सका है, न चाइना कर सका है। कोई भी ऐसी पावर नहीं जो कि इंडियन ओशन के ऊपर इतना फर्म कंट्रोल करके बैठी हुई होगी जैसा कि किसी ज़माने में चोलाज ने किया था। और उसका सिर्फ एक ही रीज़न था, एक स्ट्रांग नेवी। अगर आपको अपने देश की इफेक्टिवली रक्षा करनी है ना, तो आपके पास एक बहुत मजबूत सेना होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको दुनिया के ऊपर राज करना है तो आपके पास में एक स्ट्रांग नेवी होनी चाहिए। वन हु रूल्स द ब्लू वाटर रूल्स द वर्ल्ड, एक कहावत है। मिलिट्री में कहावत कही जाती है कि
वन हु रूल्स द ब्लू वाटर रूल्स द वर्ल्ड। जो नीले समुद्र पे राज करेगा वही दुनिया पे राज करेगा। क्योंकि आप आज भी दुनिया का पूरा ट्रेड समुद्र के रास्ते चलता है। अगर अपनी नेवी के दम पे आप समुद्री मार्गों के ऊपर पकड़ बना लो तो पूरे दुनिया का ट्रेड आपकी उंगलियों के ऊपर नाचेगा। और यही उस वक्त राजेंद्र चोल ने किया था। अब इतने बड़े बड़े रूलर्स आए, इतने विलक्षण रूलर्स आए, कोई बहुत नॉलेजेबल है तो कोई बड़ी विक्ट्रीज अचीव कर रहा है, किसी ने बे ऑफ बंगाल को अपनी झील ही बना के रख दिया। तो इस दौर में डेफिनेटली बहुत सारे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स भी हुए होंगे। क्योंकि आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स होते हैं एविडेंस, एविडेंस ग्रेटनेस के। जैसे कि आप एक रूलर हो, है ना, और मैं आपका कोर्ट पोएट हूँ। तो आप मुझे सैलरी देते हो तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख दूंगा अपने ग्रंथों में, है ना। क्योंकि आप मुझे सैलरी देते हो तो मेरा क्या जा रहा है, मुझे तो पेन चलाना है और आपके बारे में कुछ भी अच्छा लिख दूंगा, भले आपने अचीव किया हो या ना किया हो। ये तो झूठ भी हो सकता है। तो ऐसे में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस काम आते हैं। क्योंकि मैंने चाहे जो भी लिखा हो आपके बारे में, चाहे आप कितने भी महान विजेता मैंने आपको बताया हो, लेकिन अगर आप वाकई में महान विजेता थे और वाकई में बहुत प्रॉस्परस एम्पायर था तो आपने डेफिनेटली अपने पीछे कुछ इमारतें छोड़ी होगी। डेफिनेटली अपने पीछे आपने कुछ, डेफिनेटली आपने अपने पीछे कुछ एविडेंसेस छोड़े होंगे, आर्किटेक्चरल एविडेंसेस छोड़े होंगे। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में राजपूत पीरियड के अंदर कौन कौन से आर्किटेक्चरल एविडेंसेस पीछे छूट गए, उन्हीं की आगे हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स इन द राजपूत पीरियड, है ना। तो इट कैन बी, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। इसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करके समझते हैं। पहला, दोनों वर्ड्स आपके जाने पहचाने हैं, नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, और दूसरा द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। नागर शैली और द्रविड़ शैली, ये दो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हमको देखने को मिलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में राजपूत पीरियड में। और राजपूत पीरियड में नागर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल, ये दोनों इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अपने पीक पर रीच करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको ये बताऊं कि राजपूत पीरियड में साउथ इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में जिस ग्रैंड स्केल के ऊपर मंदिर बने थे, आज तक नहीं बने। इवन आज भी नहीं बनते उस ग्रैंड स्केल के ऊपर मंदिर भारत के अंदर, जिस ग्रैंड स्केल के ऊपर उस वक्त मंदिर बने थे। तो नागर स्टाइल जो अपने पीक पर पहुंची थी, नागर स्टाइल के और द्रविड़ स्टाइल दोनों का हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। गुप्ता पीरियड के अंदर जब हमने आर्किटेक्चर देखा था तब हमने नागर स्टाइल की बात करी थी और उसके अर्ली टेम्पल्स देखे थे। साथ ही साथ जब हमने पल्लव्स की बात करी थी साउथ इंडिया में, तब हमने द्रविडियन स्टाइल के भी अर्ली टेम्पल्स देखे थे। लेकिन ये दोनों ही स्टाइल्स अपने पीक पर पहुंचती है राजपूत पीरियड के अंदर। देखें कुछ नमूने, कुछ फोटोग्राफ्स, और समझते हैं इनके फीचर्स कैसे होते थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नागर स्टाइल इन नॉर्थ रीच्ड एट इट्स पीक। नागर स्टाइल इन नॉर्थ रीच्ड एट इट्स पीक एक नागर स्टाइल का क्लासिक टेम्पल है। और अपन नागर स्टाइल के टेम्पल का डेवलपमेंट कैसा हो गया था अर्ली नागर स्टाइल के टेम्पल के मुकाबले, उसको समझेंगे। अर्ली नागर स्टाइल के टेम्पल में हमने क्या देखा था, छोटे टेम्पल्स होते थे, लो हाइटेड टेम्पल्स होते थे, फ्लैट रूफ्ड टेम्पल्स हुआ करते थे, प्लिंथ छोटी होती थी टेम्पल्स की, है ना, दीवारों के ऊपर कारीगरी बहुत कम होती थी टेम्पल्स के अंदर। ये सारे फीचर्स होते थे टेम्पल्स के नागर स्टाइल में अर्ली फेज में। लेकिन बाय द राजपूत पीरियड नागर स्टाइल के टेम्पल्स का जरा आप स्केल देखो और जरा आप कंस्ट्रक्शन देखो, ब्यूटीफुल। जितना आपको ये परफेक्ट इस फोटो में नजर आ रहा है ना,
इनफैक्ट जब आप मंदिर को सामने से जाके देखोगे तो वो शायद इससे ज़्यादा परफेक्ट नज़र आएगा आपको, इससे ज़्यादा मेस्मराइजिंग नज़र आएगा आपको। तो क्या क्या खास फीचर्स डेवलप हो गए थे नागर स्टाइल के, एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर, यहाँ पे हम फीचर्स लिख भी लेते हैं। मेजर फीचर्स। अब मेजर फीचर्स में सबसे पहले हम फीचर लिख लेते हैं अ लार्ज शिखर। तो मैं लिख देता हूँ बी हाइव लाइक स्ट्रक्चर। बी हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता जिसमें शहद निकलता है। तो मधुमक्खी का छत्ता छत्ता आपने देखा ना पेड़ पे कैसा लटका रहता है, नीचे से जाके नैरो हो जाता है। इसको बिल्कुल उल्टा कर दो आप। एक मधुमक्खी का छत्ता छत्ता इमेजिन करो, पेड़ से लटका हुआ, और उसको बिल्कुल उल्टा कर दो। सच में मत करना, ये तो मक्खियाँ काट लेगी, जस्ट इमेजिन करो उसको। इसको उल्टा कर दो तो वो जो एक फिगर बनता है, वो जो एक आकृति बनती है, बिल्कुल उसी आकृति का एक शिखर बनना शुरू हो गया नागर शैली के मंदिरों में। अब ये मंदिर फ्लैट रूफ्ड टेम्पल्स नहीं रहे थे और इसके अंदर एक शिखर आ गया था। दूसरा, तबसी डियरी शिखर्स। सब्सिडियरी का मतलब होता है सहायक। मतलब वो जो मेन नहीं है, लेकिन मेन को ब्यूटीफुल बनाता है या मेन को कंप्लीट करता है। तो जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पे, ये छोटे छोटे और भी शिखर आपको दिख रहे हैं। ये एक शिखर दिख रहा है, ये एक शिखर दिख रहा है, एक शिखर दिख रहा है। इनको बोलते हैं सब्सिडियरी शिखर। एक ही बड़े शिखर के आसपास छोटे 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 बहुत सारे शिखर रहते। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर ऐड हो गया हमको नागर स्टाइल के आर्किटेक्चर के अंदर। इसी शिखर के ऊपर होता था अमलक, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एक बड़ा सा स्टोन जैसा होता था शिखर के ठीक ऊपर प्लेस्ड, और उसके ठीक ऊपर होता था कलश। अमलक एंड कलश। ये कलश और अमलक के बिना ने शिखर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप खुद भी अगर कोशिश करोगे देखने की, मैं हाथ रख दूं यहाँ पे, देखो कैसा लग रहा है। मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही हट जाता है तो ये अकॉम्प्लिशमेंट की फीलिंग देता है। तो आर्किटेक्चर में ये भी ऐड हो गया, कलश और शिखर। साथ ही साथ साउथ इंडिया के आर्किटेक्चर से एक फीचर बोरो किया नागर स्टाइल के आर्किटेक्चर ने, और वो था मंडप। बट हाईली डेकोरेटेड। डेकोरेटेड वर्ड यूज नहीं करता हूं मैं, हाईली कार्व्ड। हाईली कार्व्ड। कार्व्ड मतलब कि उसकी दीवार की सतहों पर बहुत अच्छी नक्काशी की हुई थी। अब ये मंडप क्या होता था, जैसे आप टेम्पल में एंटर करें, यहाँ से आपने सीढ़ियाँ चढ़ी टेम्पल की, है ना, ये आप हो, मैं आप बना देता हूँ। एक आंख नहीं बनाई, एक आंख नहीं बन रही, बन गई। ये आप चढ़े मंदिर के ऊपर। तो मंदिर के ऊपर चढ़ के इस हिस्से में जब आप आए, जहाँ पे आपको नंदी बैल की इमेज दिखाई दे रही है, ये पिलर्ड हॉल जो है ना, ये पिलर्ड हॉल, इसको बोलते हैं मंडप। मेन टेम्पल में घुसने से पहले एक पिलर हॉल बनाया जाने लग गया। इस पिलर हॉल को कहा जाता था मंडप। और इस पिलर हॉल से निकल के आप मेन टेम्पल के अंदर घुसते थे। तो मेन टेम्पल मंडप, सॉरी, मेन टेम्पल से पहले पिलर्ड हॉल होता था मंडप। एक इंपॉर्टेंट फीचर ऐड हो गया नागर स्टाइल के आर्किटेक्चर में, जो कि पहले नहीं हुआ था। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट अगला फीचर है गर्भगृह। इसको इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, हिंदी में तो आपको पता ही होगा। तो बोलते हैं सेंट्रल सैंक्टम। ये वो जगह होती है सेंट्रल सैंक्टम, जहां पर कि आपके देवता की इमेज रहती है, जो मेन श्राइन होती है ना मंदिर की। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि शिवलिंग है ये शिवलिंग जहाँ पर प्लेस्ड है, इसको गर्भगृह कहते हैं, इसको सेंट्रल सैंक्टम कहते हैं।
और साथ ही साथ आप देख सकते हो अर्ध मंडप। ये जो अर्ध मंडप का इलाका है, ये इस पिलर्ड हॉल से बना हुआ पहला एंट्रेंस होता है। सबसे पहले आप अर्ध मंडप में जाओगे, जो कि एक छोटा पिलर्ड हॉल होगा। फिर उससे एक बड़े पिलर्ड हॉल में जाओगे जो कि मंडप होगा। और फिर उससे आगे बढ़ के आप जाओगे सेंट्रल सैंक्टम में। तो ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया आपकी प्लिंथ, उसके बाद में अर्ध मंडप, छोटा पिलर्ड हॉल, फिर मंडप यानी कि पिलर्ड हॉल, और फिर सेंट्रल सैंक्टम यानी कि मेन टेम्पल। और इसी के साथ एक और फीचर हमको दिखाई देता है इन मंदिरों में, हाई प्लिंथ, यानी कि इसकी जो नींव होती थी ना मंदिर की, बहुत ऊंची नींव होती थी। देखो आप कितने छोटे से लग रहे हो यहाँ पे, और नीचे आ जाओगे तो और छोटे लगोगे। तो ये जो नींव होती थी, ये नींव इनकी कैसी होती थी, बहुत ऊंची नींव होती थी। क्यों? और जाहिर सी बात है, बहुत ऊंचा मंदिर बनाना है तो नींव तो मजबूत बनानी पड़ेगी ना। तो इसीलिए इनकी नींवें बहुत बड़ी होती थी। तो जो अर्ली नागर स्टाइल के टेम्पल्स थे, उस अर्ली नागर स्टाइल के टेम्पल्स के मुकाबले ये जो नए टेम्पल्स थे, ये बहुत ही ग्रैंड स्केल पे बनते थे। जबरदस्त कार्विंग होती थी इनकी दीवारों पे, इनके पिलर्स के ऊपर। साथ ही साथ इसमें शिखर ऐड हो गया, कलश हमलक ऐड हो गया, मंडप ऐड हो गया, अर्ध मंडप ऐड हो गया, और हाई प्लिंथ हो गई। ये सारे फीचर्स जो है नागर स्टाइल के टेम्पल्स में हमको देखने को मिलते हैं। जहाँ तक राजपूत पीरियड की बात करें उत्तर भारत में, तो तीन ऐसी जगह हैं भारत के अंदर जहाँ पर आपको बेहतरीन आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। वो तीन जगह कौन कौन सी है? सबसे पहली, मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित मंदिर। मध्य प्रदेश में जो खजुराहो है ना, उसको पहले खरजूर वाहक कहा जाता था। और ये खजुराहो का इलाका जो था, यहाँ पे चंदेल डायनेस्टी ने लगभग ये इलाका 20 एकड़ में फैला हुआ था। और यहाँ पे 85 यानी कि 85 टेम्पल्स हुआ करते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे मंदिर टूट गए, इलाका जो था उसको पैटर्नेज लूज हो गया। तो आज की तारीख में ये इलाका 6 एकड़ में फैला हुआ है, और यहाँ पे 20 मंदिर है। लेकिन अगर आप लाइफ में कभी इन मंदिरों को विजिट करोगे तो आप देखते रह जाओगे इन मंदिरों के आर्किटेक्चर को। खास तौर पे जब आप ये सोचोगे कि ये मंदिर बनाए गए थे आज से लगभग 1100 साल पहले, कैसे बनाए, इतने परफेक्शन के साथ में उन मंदिरों को, इतनी परफेक्ट जियोमेट्री का यूज कैसे किया होगा उन लोगों ने। लेकिन सबसे सुंदर एग्जाम्पल नागर स्टाइल आर्किटेक्चर के आपको खजुराहो में देखने को मिलेंगे। दूसरे सॉरी, दूसरे आपको सबसे बेहतरीन मंदिर देखने को मिलेंगे उड़ीसा में। चाहे वो सूर्य मंदिर हो, कोणार्क का मंदिर हो, या कोई और मंदिर हो, उड़ीसा के टेम्पल्स भी नागर स्टाइल के टेम्पल्स का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। उड़ीसा के मंदिर बहुत मशहूर भी है पूरे भारत के अंदर। और तीसरे हैं गुजरात। गुजरात के अंदर भी आपको कुछ बहुत ही खूबसूरत मंदिर देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे आउटस्टैंडिंग है मोटेरा का मंदिर। ये मंदिर गुजरात के अंदर है, जिसको सूर्य मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, जो कि अपनी बावड़ी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। खैर हम उस पर और डीप में नहीं जाएंगे, और आगे बढ़ते हैं द्रविडियन आर्किटेक्चर की तरफ। जैसे कि उत्तर भारत के अंदर हम देखते हैं कि नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अपने पीक पर पहुंच गया था, उसी तरह से दक्षिण भारत के अंदर द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अपने पीक पर पहुंच गया था। और ये पीक पर पहुंचाने का काम किया था चोलास ने। चोलास का जो कंट्रीब्यूशन है द्रविडियन आर्किटेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए, वो अनपैरेलल्ड है। जिस स्केल पर चोलास ने टेम्पल्स को बनाया, कोई छू भी नहीं सकता उसको। और इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे इस मंदिर के आउटलाइन से देख सकते हो। कि हमने पिछला मंदिर देखा था, देखो ये मंदिर है ना, ये बड़ा सुंदर मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है, जबरदस्त कार्विंग है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन एक प्रोमिनेंट डिफरेंस जो इस मंदिर में और इस मंदिर में हमको दिखाई दे रहा है, वो है इसका शिखर। अब साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स होते थे उन टेम्पल्स के शिखर को शिखर नहीं बोलते थे, उन टेम्पल्स के शिखर को विमान बोलते थे। वो थोड़े से अलग होते थे, देखने में ऐसे लगते थे, एक पिरामिडल स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देते थे। ये एग्जाम्पल, ये जो फोटो मैंने दिया है, ये वाला सारा जो फोटो दिया है, ये फोटो है बृहदेश्वर टेम्पल का। बृहदेश्वर टेम्पल। और इससे पहले जो मैंने एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया था, ये है कंदरिया महादेव टेम्पल।
कंदरिया महादेव टेम्पल ऑफ खजुराहो एंड बृहदेश्वर टेम्पल। ये बृहदेश्वर टेम्पल का जो विमान है ना, ये आज भी भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से, दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जो कि राजराजेश्वर चोल के वक्त बनाया गया मंदिर था। अमेजिंग। क्या खास फीचर्स होते हैं द्रविडियन आर्किटेक्चर के, एक एक करके देखते हैं। किस तरह नागर स्टाइल से ये अलग होता है। सबसे पहला फीचर, विमान इन प्लेस ऑफ शिखर। उत्तर भारत के मंदिरों में जहाँ पे हम उसको शिखर बोलते थे, वहीं दक्षिण भारत में उसको हम बोलते हैं विमान, जो कि क्या होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर। एक पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है जो देखने में इस तरह से दिखाई देता है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है द्रविडियन आर्किटेक्चर का, जो उसको नागर स्टाइल से बिल्कुल अलग बनाता है। दूसरा, गोपुरम, गेट्स, को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, गेट्स। साउथ इंडिया के टेम्पल्स में एंटर करने के लिए गेट होता था, बड़ा गेट होता था। उसी बड़े गेट को गोपुरम बोलते थे, जो सामने से देखने पर कुछ इस तरह का दिखाई देता था। जो आपने साउथ इंडिया के अंदर अगर विजिट किया हो तो बहुत देखे होंगे, ये साउथ इंडिया की मूवीज जो आप देखते हो उसके अंदर भी इस तरह के फीचर्स हमको बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ये अगेन एक यूनिक फीचर है साउथ इंडिया के टेम्पल्स का, द्रविडियन आर्किटेक्चर का। उसे कहते हैं गोपुरम। फिर उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर साउथ इंडिया के टेम्पल्स का है, वो है कार्विंग्स ऑफ डीटीज एंड डीमंस। साउथ इंडिया के टेम्पल यानी कि द्रविडियन टेम्पल्स की एक खास बात है कि उसकी दीवारों पर देवताओं के साथ साथ भयानक राक्षसों के भी आर्किटेक्चर, भयानक राक्षसों के भी स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, जो अगेन उसको नागर स्टाइल से अलग बनाता है। क्योंकि नागर स्टाइल के आर्किटेक्चर में हमको सिर्फ देवताओं के या इंसानों के स्कल्पचर्स मिलेंगे, लेकिन साउथ इंडिया के आर्किटेक्चर में हमको देवताओं के साथ साथ राक्षसों के भी स्कल्पचर्स दिखाई देते हैं। अगला फीचर, टेम्पल्स ऑन लो प्लिंथ। जहां पर नॉर्दर्न इंडिया के टेम्पल्स हम देखते हैं कि एक ऊंची सी प्लिंथ के ऊपर बनाए जाते थे, वही सदर्न इंडिया के अंदर सिर्फ जो मेन टेम्पल होता था वो ऊंची प्लिंथ पर होता था। बाकी टेम्पल लार्जली फ्लैट एरिया में बना होता था। यानी कि आप जब चल के जाते हो मंदिर के अंदर, तो ग्राउंड लेवल पे चलते चलते आपको बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती और आप मंदिर में पहुंच जाते हो। उत्तर भारत के प्राचीन मंदिरों में आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी तब आप मंदिर में पहुंचोगे। दक्षिण भारत के मंदिर में आप जिस लेवल पे सरफेस पे चलते हुए आओगे, उसी सरफेस पे चलते हुए आप मंदिर के अंदर पहुंच जाओगे। ये लोअर प्लिंथ पे बने हुए टेम्पल्स हुआ करते थे। एक और खास फीचर इसके साथ जुड़ा होता है, वो है एनक्लोज्ड इन अ प्रेमाइसिस। साउथ इंडिया के द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स जो होते थे, उन टेम्पल्स के आसपास एक परकोटा बना हुआ होता था, एक प्रेमाइसिस या दीवार बनी हुई होती थी। उस दीवार के अंदर होते थे साउथ इंडिया के टेम्पल्स। उत्तर भारत के मंदिरों में हमको इस तरह की कोई दीवार नहीं दिखाई देती। साउथ इंडिया में हमको क्या दिखाई देता है कि टेम्पल एक बड़े प्रेमाइसिस के अंदर बने हुए होते थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीज वेयर अ प्लेस ऑफ सोशियो पॉलिटिकल गैदरिंग। उत्तर भारत के जो मंदिर होते थे, उत्तर भारत के मंदिर प्योरली रिलीजियस पर्पस को सॉल्व करते थे, भगवान के दर्शन करने के लिए।
दक्षिण भारत के मंदिर दे वेर ऑल्सो अ प्लेस ऑफ सोशियो पॉलिटिकल गैदरिंग। ये सामाजिक और कई जगहों पर राजनीतिक मीटिंग्स का भी केंद्र हुआ करते थे। यहाँ पे दक्षिण भारत के जो मंदिर बड़ी बड़ी प्रमाइसेस के अंदर बने हुए होते थे, अक्सर शाम को आसपास के लोग वहाँ पे आ जाते थे, बैठते थे, सोशलाइज करते थे, या रूलर्स कभी कभी अपनी मीटिंग्स लिया करते थे वहाँ पे, पॉलिटिकल मीटिंग्स हुआ करती थी वहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें जो होती थी, शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुतियाँ हुआ करती थी इन मंदिरों के अंदर। तो ये सारी बातें द्रविड़ मंदिरों को नगर शैली के मंदिरों से अलग बनाती है। और इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर आज पूरा होता है। जय हिंद।